हेलो, गुड इवनिंग अक्षता। गुड मॉर्निंग सर। सॉरी यार, वो गुड इवनिंग। हाँ, अरे वो क्या बोलते हैं पता नहीं कनेक्टिंग वाला प्रॉब्लम क्यों आता है, समझ में नहीं आता। खैर कोई बात नहीं, शायद पता नहीं पेड वर्जन नहीं है ना, तो जूम वाले बोलते हैं कि पेड वर्जन कर लो, इससे तंग करते रहते हैं। ऐसे ठीक है, फ्री वर्जन भी ठीक है। अगर दो लोग में मीटिंग है ना, केवल जैसे मैं और तुम है, तो दो लोग का मीटिंग तो लाइक अनलिमिटेड है। बट दो से ज्यादा का फिर मीटिंग वो टाइम लिमिट आ जाता है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक, कल कहाँ तक पढ़ लिया था अक्षता? सर आज सेल वॉल से स्टार्ट करना है। ओके, सेल वॉल से स्टार्ट करना, चलो ठीक है, सेल वॉल से स्टार्ट कर लेते हैं। हम्म, एक मिनट। मेरे को क्या कल सर्दी हो गई है। कल मैं बारिश में भीग गया, तो आवाज़ मेरी हल्की डाउन हो गई, शक्ल भी डाउन हो गई। वेट, हाँ, चलो स्क्रीन शेयर करते हैं, फिर पढ़ते हैं सेल वॉल। ओके, वाह, तुमको भी चश्मे लग गए तुमको पहले से लगा हुआ है। चलो अच्छा, पहले सेल वॉल, अरे ये तो सॉरी सेल वॉल नहीं है चलो ऐसे सुन लो पहले। अब इसमें सेल वॉल तो तुमने देखा है ना। सेल वॉल क्या होता है? प्लांट का, प्लांट सेल में केवल पाया जाता है। आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है। किस चीज का बना होता है, बताओ? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेल्यूलोज। हाँ वेरी गुड। सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज का, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब अच्छा ये बताओ, प्लांट सेल में ही सेल वॉल क्यों है, एनिमल सेल में क्यों नहीं है? हम्म, देखो, बिकॉज दे कैन ओनली डाइजेस्ट सेल्यूलोज। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखो, सेल वॉल तो प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ना। तो क्वेश्चन ये है, प्लांट सेल में क्यों है, एनिमल सेल में क्यों नहीं दिया भगवान ने सेल वॉल? ये ऐसा पक्षपात क्यों कर दिया? हम्म, बताओ। नहीं पता, चलो। प्लांट मूव नहीं करते, दे आर नॉट मूव, मतलब इमोबाइल है प्लांट। तो अगर वो मूव नहीं कर सकते, तो मान लो जैसे तुम हो, अभी अभी मैं, तुम मूव करना बंद कर दो, है ना, मैं तुम्हारे आऊँ तुम्हारे पास, तुमको चार थप्पड़ मार दूं, क्या तुम अपने को डिफेंड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर तुम एकदम स्टैटिक हो जाओ, रेस्ट पे हो जाओ, मूव नहीं, तो तुम अपने को डिफेंड नहीं कर पाओगी। लेकिन एनिमल तो डिफेंड कर सकते हैं ना, मतलब कि हम मूव कर सकते हैं, अपने को डॉज कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो प्लांट सेल में सेल वॉल इसलिए दिया भगवान ने क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते हैं। तो अगर सपोज कोई एक्सटर्नल फैक्टर आता है जो उनको इंजर कर सकता है, तो उनके सेल बच सके, इसलिए सेल वॉल प्रेजेंट है ना। भगवान ने सब कुछ बहुत सोच समझ के बनाया है, ऐसा नहीं बस बना दिया। ठीक, तो पहली चीज ये हो गई। अच्छा, अब सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ना, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और क्या करता है, वीडियो देखना तो फिर याद आएगा, बस फंक्शन ही पूछता रहता है और कुछ नहीं। और क्या करता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। ठीक, क्लियर है ये चीज? अच्छा, सेल वॉल मतलब कंप्लीटली परमिएबल है, वो सारे मटेरियल्स को अलाउ करता है अपने थ्रू पास होने के लिए। ठीक है ना, तो ये परमिएबल होता है। देखो दो चीजें हैं, सेमी परमिएबल और परमिएबल। परमिएबल मतलब जो सब चीज अलाउ करे, सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल, जैसे छन्नी, कल मैंने बताया था एग्जांपल, कि जो कुछ चीज को अलाउ करे, कुछ चीज को अलाउ नहीं करे। तो सेल वॉल तो जनरली अलाउ कर देता है। फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कुछ चीजों को अंदर जाने देती है और कुछ चीजों को बाहर छोड़ देती है। ठीक, बन जाएगा ये। जी सर। ओके चलो ठीक है। अच्छा, और क्या करता है सेल वॉल मैकेनिकल इंजरी, हाँ, जितने भी सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं बाहर से, वो सब सेल वॉल के थ्रू होके जाते हैं, तो ट्रांसपोर्ट में भी हेल्पफुल हो गया है ना, एक जंक्शन की तरह है कि सारे मटेरियल ट्रांसपोर्ट होके वहां से जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एक फंक्शन है बेटा, कि जब भी जब भी कोई भी सेल एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो देखो सेल वॉल तो रिजिड है, ये भी एक ये भी उसका स्ट्रक्चर है, इट इज रिजिड, ठीक है, सेल वॉल रिजिड है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक्सपैंड या श्रिंक हो सकती है। तो अगर किसी सेल ने एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी, ऐसे फैलती जाएगी।
अगर बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गई तो क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगी ना, फट जाएगी ना। बलून में आप बहुत पानी भर दो क्या होता है, बलून फूट जाता है। तो जब एंडो ऑस्मोसिस होता है, मतलब जब पानी सेल के अंदर जाता है और अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर ज़्यादा हो गया, तो एक स्टेज ऐसा आ सकता है जहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी डैमेज हो जाए। तो उसको बचाता कौन है, सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल का स्ट्रक्चर डेफिनेट है। अब मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सपैंड हो रही है, तो एक सर्टन लिमिट तक एक्सपैंड होगी, उसके बाद वो एक्सपैंड नहीं हो पाएगी। और अगर कोई चीज़ ज़्यादा नहीं खींचोगे तो फिर वो फटेगा नहीं। फटेगा कब, जब मैं उसको पूरा ऐसे दूर तक खींच दूँ। तो जब एंडोऑस्मोसिस होता है, सेल में पानी ज़्यादा भर जाता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर होने से बचाती है। ठीक, क्लियर है चीज़, बन जाएगा Yes, sir. है ना। तो ये सेल वॉल हो गया। अब बताओ नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें। Nucleus. न्यूक्लियस, अरे बाबा न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, न्यूक्लियस। सुन लो, न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल है ना। न्यूक्लियस ब्रेन है। ब्रेन क्यों है, क्योंकि सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंट्रोल करता है। अच्छा, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, नहीं पता। Mm. मेटाबॉलिज्म मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं केमिकल रिएक्शन, जैसे अपनी बॉडी में क्या हो रहा है, प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहे हैं, प्रोटीन बन भी रहे हैं, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, एनर्जी क्रिएट हो रही है, एनर्जी का यूज हो रहा है। तो ये सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो आप स्लिम रहोगे। जैसे तुम्हारा भी वेट ठीक है ना, तुम स्लिम हो, मैं मोटा होते जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। उम्र के साथ चीजें स्लो होती जाती है ना, तो मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई, 170 साल 200 साल की हो गई है। ठीक है, तो हाँ हंस लो, कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो मेटाबॉलिज्म क्या करता है कि मेटाबॉलिज्म मतलब जितनी भी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में चल रही है, तो सेल की सारी केमिकल रिएक्शन कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता Nucleus. है। तो ये इसका एक फंक्शन हो गया है ना, ब्रेन ऑफ द सेल है, क्यों, क्योंकि सारी केमिकल रिएक्शन कंट्रोल करता है। उसके बाद सेल के अंदर जितनी चीजें आनी है या बाहर जानी है या किसको बाहर भेजना है ना, कौन सा वेस्ट है क्या है, उसका भी कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। तो न्यूक्लियस फंक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन देगा कि क्या अंदर लेना है, क्या बाहर छोड़ना है। तो ये वाली चीज भी तो न्यूक्लियस वो तो करता प्लाज्मा मेम्ब्रेन का था ना? है। वो है सेमी परमिएबल, लेकिन फिर उसको इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिल रहा है, वो तो बस एक मेम्ब्रेन है ना। इंस्ट्रक्शन सब कुछ देता है न्यूक्लियस, करता का काम वही है, बट जो इंस्ट्रक्शन देने वाला है वो न्यूक्लियस है। ठीक, अच्छा। Yes. अब उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर पे आते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी है ना तुम्हारे पास, एनसीईआरटी, हाँ सुनो। Yes, sir. सबसे पहला है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस में कितनी मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में बाउंड होता है। ठीक, डबल मेम्ब्रेन, ये एक नंबर का सवाल आ जाएगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कितनी लेयर होती है, तो आंसर हो गया 2 मेम्ब्रेन। ठीक, पहली चीज ये हो गया। अब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर जो सबसे पहली चीज होती है वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, Cytoplasm. वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब क्या, सेल का साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म। तो जितना भी न्यूक्लियर का मटेरियल है वो सब न्यूक्लियोप्लाज्म में सस्पेंडेड होता है, और जितनी भी केमिकल रिएक्शन है न्यूक्लियस के अंदर वो सारी न्यूक्लियोप्लाज्म में होती हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द केमिकल रिएक्शन। जैसे सारी केमिकल रिएक्शन सेल की साइटोप्लाज्म में होती है, तो न्यूक्लियस की सारी रिएक्शन न्यूक्लियोप्लाज्म में होती है। ठीक है, बन जाएगा ये चीज, क्लियर है। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, एक मिनट सॉरी, अरे यार सर्दी से मेरा सर घूम गया एकदम। देखो, नेक्स्ट पार्ट है न्यूक्लियोलस। ठीक, अब न्यूक्लियोलस एक ग्रैन्यूल, मतलब ग्रैन्यूल समझती हो क्या होता है, ग्रैन्यूल जैसे कंकड़ होता है ना, कंकड़ पत्थर छोटे छोटे, उसको ग्रैन्यूल कहते हैं। जैसे गिट्टी है, गिट्टी को तोड़ दो तो ग्रैन्यूल छोटे छोटे बन जाएंगे, बारीक। तो न्यूक्लियोलस नेक्स्ट पार्ट है। न्यूक्लियोलस में होता है आरएनए। क्या होता है, RNA. आरएनए। अच्छा, ये चीज पढ़ी है डीएनए और आरएनए। हम्म, Yes, sir. मैम ने बताई है. हाँ, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, Deoxyribonucleic डीऑक्सी राइबो nucleic. न्यूक्लिक एसिड है ना।
अब सुनो, acid. हमारी बॉडी के लिए दो सबसे जरूरी चीजें, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए किस में प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम में। कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम में, ठीक है। Chromosome. अब देखो, जैसे तुम हो तो तुम्हारी शक्ल किससे मिलती, मम्मी से कि पापा से? किसी कुछ तो किसी थोड़े बहुत फीचर्स मिलते हो ना, आंख, नाक, हाइट, शक्ल, मम्मी से। मम्मी से. हाँ, तो देखो, डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है जो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। जैसे जैसे रिप्रोडक्शन हो गया तो फादर के स्पर्म आते हैं और मदर का एग आता है, ठीक है, दोनों फ्यूज हुए। स्पर्म में जितने डीएनए हैं वो फादर वाले डीएनए हैं, एग में जो डीएनए है वो मदर वाले डीएनए है। दोनों स्पर्म और एग मिल गए, जायगोट बन जाता है, ठीक है। फिर जायगोट यूट्रस में, ये मतलब ये 10th का बायोलॉजी है, बट पता होना चाहिए। जायगोट जाकर यूट्रस में ट्रांसप्लांट हो जाता है, ठीक है। अब सुन लो, टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें एक क्रोमोसोम, ये सब लिखना बस बस सुनते हुए, सब 10th में, अब इतना हाई फाई नहीं है बट पता होना चाहिए। जिसमें एक क्रोमोसोम सेक्स डिसाइड करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा, और जो बाकी 22 पेयर हैं वो आपकी आंख का कलर, आंख का शेप, नाक का शेप, कान का शेप, फेस कैसा है, बाल कैसे हैं, मतलब फिजिकल फीचर डिसाइड करते हैं बाकी 22 पेयर। तो जो जो आपका डीएनए है, देखो फादर का भी डीएनए आया, मदर का भी डीएनए आया, है ना। तो कुछ चीजें मम्मी पे जाती हैं, कुछ चीजें पापा पे जाती हैं, ऐसा क्यों बताओ? कुछ चीजें मम्मी पे जाती हैं, कुछ चीजें, हाँ चलो, ये डिपेंड करता है कि किसका प्रोटीन। देखो, डीएनए का मेन फंक्शन है प्रोटीन बनाना। हमारी बॉडी किसकी बनी? प्रोटीन की बनी है। तो जो डीएनए होता है उसमें हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है कि किस स्ट्रक्चर को कैसा बनाना है, तो वो प्रोटीन कंटेन करता है। तो डीएनए इंफॉर्मेशन कैरी करता है। अच्छा, अब मम्मी पापा के दोनों के डीएनए है, जिसका डीएनए ज्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा उसके फीचर तुम्हारे अंदर आएंगे। मान लो जैसे तुम्हारी आंखों का शेप है, मान लो मम्मी का वहां पे डीएनए डोमिनेंट हो गया, उन्होंने ज्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस कर दिया, तो तुम्हारी आंखों का शेप मम्मी पे चला जाएगा। माउथ का शेप मान लो पापा पे चला गया, बाल पापा पे चले गए, कान का शेप किसी और पे चला गया। तो इसी प्रकार से होता है। तो सुन लो, डीएनए क्या करता है? डीएनए इंफॉर्मेशन कैरी करता है कि भाई कौन सा प्रोटीन कैसे बनाना है, लेकिन डीएनए प्रोटीन नहीं बनाता। प्रोटीन बनाता कौन है? आरएनए। कौन बनाता है? आरएनए, RNA. राइबोन, है ना। तो डीएनए और आरएनए मिलके काम करते हैं। तो फिर ऐसा मान लो, जैसे मान लो कोई बिल्डिंग बनानी है, तो इंजीनियर क्या करेगा? बिल्डिंग में उसका प्लान बना देगा और वर्कर्स को बता देगा कि ये ऐसा ऐसा काम करना है। तो जो इंजीनियर है वो डीएनए है, उसके पास इंफॉर्मेशन है, और उसने इंफॉर्मेशन दे दी किसको? वर्कर्स को। अब वर्कर्स वो पूरी बिल्डिंग बनाएंगे, तो वर्कर क्या है? आरएनए, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस जो है उसमें आरएनए होता है, और आरएनए डीएनए के कहने पर सारे प्रोटीन बॉडी के बनाता है, और फिर उसी प्रकार हमारी बॉडी शेप होती है। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. है ना। तो लिख लो, लिख ले मतलब सुन लेना। न्यूक्लियोलस क्या? ग्रैन्यूलर है, मतलब छोटे छोटे दाने ऐसे होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है, और ये क्या कंटेन करता है? ये आरएनए कंटेन करता है। और आरएनए का फंक्शन क्या है? टू मेक प्रोटीन एज डिस्क्राइब्ड बाय, या एज DNA. इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द डीएनए, बन जाएगा। ठीक, मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, एक बार फिर से सुन लेना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद न्यूक्लियस में जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो होता है क्रोमाटिन। क्या आता है ना, क्रोमाटिन देखो दिया होगा एनसीईआरटी में। Chromatin. हाँ सुनो, तो क्या होता है, देखो मेन पार्ट तो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में ही डीएनए होता है और डीएनए में जीन्स होते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि क्रोमोसोम कब विजिबल होता है? जब सेल का डिवीजन होने वाला होता है। अगर सेल का डिवीजन नहीं होता है तो जितने भी क्रोमोसोम है वो सब आपस में एंटैंगल्ड रहते हैं, एंटैंगल करके एक मास बना लेते हैं, उसको अपन क्रोमाटिन कहते हैं। और जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तो ये जितने भी क्रोमाटिन आपस में ऐसे उलझे हुए हैं, ये सुलझना चालू कर देते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, जिसको अपन बोलते हैं Chromatin. क्रोमोजोम, ठीक है, बन जाएगा। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. तो क्रोमाटिन वूवन मटेरियल है,
और क्रोमोसोम क्या है, जब वो अलग हो जाते हैं। अब एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि अलग कब होते हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। हमेशा अलग नहीं होंगे। कब अलग होगा क्रोमेटिन, जब सेल ड्यूरिंग डिवीजन सेल होगा। बन जाएगा ये चीज। ठीक। यस सर। अब आते हैं क्रोमोसोम में, है ना। क्रोमोसोम आपके क्या हैं, क्रोमोसोम आर द क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स या पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन मतलब वही आपकी नाक कैसी होगी, आपकी आंखें कैसी होंगी, मम्मी पे जाएगा कि पापा पे जाएगा, वही होती है हेरिडिटरी, पूर्वजों की इंफॉर्मेशन, है ना। और पता है, अगर जैसे वो होता है, जैसे कोई अगर बेबी बॉर्न होता है, तो ये कहते हैं कि उसमें 13 पुश्तों की वो रहती है, मतलब हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। 13 मतलब आपके जैसे तुम हो ना, तो तुम्हारे ने तुम्हारे दादा के 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 दादा की कुछ कुछ प्रोटीन या खूबियां प्रेजेंट है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मतलब ये तो कहते हैं, मतलब इतना साइंटिफिक शायद प्रूवन नहीं है, बट ऐसा हम बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मानते हैं। खैर होगा भी साइड में, आई डोंट नो। हाँ ठीक है, छोड़ो। तो क्रोमोसोम कंटेन करते हैं आपका जीन्स, ठीक है। और जीन्स किसके बने हैं, डीएनए के बने होते हैं, ठीक। तो जो बेसिक यूनिट है क्रोमोसोम की या हेरिडिटी की, उसको अपन क्या बोलते हैं, जीन्स। और जीन्स में होते हैं डीएनए। डीएनए फिर वही क्या कैरी करते हैं, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो डिसाइड करेगा कि ऑफस्प्रिंग किस प्रकार का होगा, उसका शेप, साइज, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक। तो वो होते हैं क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम कब अपीयर होते हैं, जब सेल डिवीजन होता है। क्लियर है ये चीज। यस सर। तो एक नंबर का एक सवाल आता है कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमोसोम, तो उसका आंसर क्या है, जीन्स। उसका आंसर क्या है, जीन्स। और जीन्स में इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर होती है, डीएनए में। और डीएनए क्या इंफॉर्मेशन कैरी करता है, कि किस प्रोटीन को कैसे, हेरिडिटरी। हाँ मतलब वही है, किस प्रोटीन को कैसे बनाना है, ठीक है। डीएनए इंफॉर्मेशन कैरी करता है, और उस प्रोटीन को बनाता कौन है, आर एन अरे एन, ठीक है। नहीं। बन जाएगी ये चीज। क्लियर है। यस। हम्म, तो न्यूक्लियस के फंक्शन क्या क्या हो गए, सबसे पहले सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंट्रोल करता है। दूसरा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, है ना। और क्या फंक्शन हो गए, जितनी भी, हाँ वो तो मेटाबॉलिक सेम हो गए, जितनी भी सेल की एक्टिविटीज है वो कंट्रोल करता है। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, सेल डिवीजन में भी हेल्पफुल है। एक और क्या फंक्शन है, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, ठीक है। बन जाएगा। तो सबसे पहले यस कंट्रोल सर। सेंटर है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल करता है, सेल डिवीजन कंट्रोल करता है, और कंटेन करता है क्रोमोसोम, जिसमें होते हैं जीन्स। जीन्स कैरी करते हैं डीएनए, और डीएनए कैरी करते हैं हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, ठीक। बन जाएगा, इजी है ना। यस सर। तो ऐसे पढ़ोगे तो फिर ऐसे भूलेगा नहीं, कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट टॉपिक क्या है एनसीईआरटी में। साइटोप्लाज्म। नहीं, और अभी बचा हुआ यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक होगा ना। यस सर। हाँ सुन लो, नेक्स्ट टॉपिक है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ठीक। सुनो, अब जो सेल है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पुराने बाबा आदम जमाने के, जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे तब की बात है। और एक नए सेल आ गया ना, जैसे पुरानी जनरेशन कैसी थी, धोती कुर्ता पहनती थी, और लड़कियां सलवार सूट पहनती थी, या फिर साड़ी पहनती थी, घूंघट आंटी लोग करके चलती थी। अब आज का जमाना कैसा हो गया है, सलवार सूट बड़ा ट्रेंडी हो गया है, एंकल लेंथ की लेगिंग आ गई हैं, है ना। फिर लड़कियां जीन्स टॉप पहनती हैं, शॉर्ट्स पहनती हैं, तो टाइम चेंज हो रहा है। तो वैसे ही सेल भी आपका चेंज होता है। पहले एक जो सेल था, जो प्रिमिटिव जमाने में पाया जाता था, बहुत पहले आइस एज के टाइम पे जब डायनासोर हुआ करते थे, उसको अपन बोलते थे प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब प्रिमिटिव या पुराना, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक मतलब ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस एडवांस नहीं है। न्यूक्लियस एडवांस ना होना मतलब उसका जो न्यूक्लिक मटेरियल है ना, वो किसी मेम्ब्रेन में कंटेन नहीं है, वो साइटोप्लाज्म में थ्रू आउट स्पिल्ड है। जो उसका न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में नहीं है, और उसका जो न्यूक्लियर का जो मटेरियल है न्यूक्लियस का, वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है।
और जो मटेरियल फैला होता है उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्ली। देखो एनसीईआरटी में न्यूक्लियर। न्यूक्लियस के लास्ट वाला पैराग्राफ में दिया है ये सब। एनसीईआरटी खोलो, लास्ट वाला पैराग्राफ। एक मिनट ना, यस दिया है ना? हाँ, उसको एक बार रीड करो, देखो न्यूक्लियोइड दिया होगा। तो व्हाट इज न्यूक्लियोइड? जो न्यूक्लियर का मटेरियल स्पिल होता है साइटोप्लाज्म में पूरा प्रोकैरियोटिक में, उसको अपन न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई, यस कोई कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और मटेरियल पूरा साइटोप्लाज्म में स्पिल है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं है। जैसे अपनी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपैरेटस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, SCR है ना, वैक्यूल है, तो इनमें ऐसे कोई भी सेल ऑर्गेनल पाए नहीं जाते हैं प्रोकैरियोटिक में। ठीक, दूसरी चीज ये हो गई। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, इनके पास सिंगल क्रोमोसोम होता है, केवल एक क्रोमोसोम। ठीक है, क्लियर है ये चीज? और यस सर। हाँ, और क्या है इसके बाद? सेल ऑर्गेनल नहीं है, सिंगल क्रो, हाँ, इनका जो साइज है, देखो एनसीईआरटी में अगले पन्ने में साइज दिया होगा, 1 से 10 माइक्रोमीटर दिया है। अगले पन्ने में देखो डिफरेंस यस में, हाँ, तो साइज याद कर लेना। प्रोकैरियोटिक का साइज छोटा होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर। माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁻�6 मीटर, है ना? और यूकैरियोटिक का साइज होता है शायद 10 से 100 दिया होगा, जहां तक मेरे को याद है। कितना दिया है? 5 to 100। अच्छा, 5 to 100, ठीक है। हर बुक में थोड़ा अलग अलग दिया, इट्स ऑल राइट। तो 5 to 100 यूकैरियोटिक बड़े होते हैं, प्रोकैरियोटिक छोटे होते हैं। यूकैरियोटिक, हाँ सही बोला मैंने। प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम है, यूकैरियोटिक में मल्टीपल क्रोमोसोम है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। प्रोकैरियोटिक में, सॉरी, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। हमारे अंदर कौन से सेल हैं? हमारे अंदर जितने भी सेल हैं वो सब यूकैरियोटिक हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट हैं, और मल्टीपल क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं। हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं अक्षता, पता है? नहीं पता? 23 पेयर होते हैं, जिसमें से एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है जो सेक्स डिसाइड करता है कि लड़का होगा कि लड़की। और बाकी 22 पेयर आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर, आंखें कैसी होंगी, बालों का रंग कैसा होगा, नाक कैसी होगी, कान कैसे होंगे, हाथ कैसे होंगे, बॉडी का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। ठीक है, बन जाएगा। यस सर। तो प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल फंगस हो गया, एनिमल सेल हो गई, ये सब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगस, ये सब यूकैरियोटिक है। और बैक्टीरिया जो है, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सब प्रोकैरियोटिक हैं। बन जाएगा। यस सर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बताओ, बताइए। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ओके ओके, चलो ठीक है। अरे यार, थोड़ा स्क्रीन शेयर कर लें। एक मिनट, हाँ। अच्छा, जब मैं ऐसे जूम बंद कर देता हूँ, स्क्रीन शेयर है मतलब जैसे मैंने किसी और ऐप में चला गया, तो क्या मेरा वीडियो विजिबल रहता है? यस सर। हमेशा तो 24/7 विजिबल रहता है? ऐसे अब ये तुमको दिखाई दे रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। एक मिनट रुको, मैं 1 सेकंड के लिए वीडियो ऑफ कर रहा हूँ और म्यूट भी कर रहा हूँ, 1 सेकंड के लिए। ये म्यूट नहीं हुआ? कहाँ है? आ गए? यस सर। चलो देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का साइटोप्लाज्म। ठीक। अच्छा, साइटोप्लाज्म से पहले एक चीज थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। 23 पेयर में 22 पेयर आपका बॉडी डिजाइन बताते हैं, और 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेक्स डिसाइड करती है। ठीक है, तुमने कोई पुराने सीरियल देखे हैं? कोई भी दूरदर्शन वाले? नहीं देखे? जो पुराने सीरियल आते रामायण। हैं, नहीं देखती टीवी? सर रामायण। रामायण बस देखती आ रही है, ओके। हाँ, तो मुझे एक ऐसे सीरियल याद है, कोई मतलब मैंने देखा था, गांव वाला कोई सीरियल था। तो उसमें जो लेडी थी ना,
उसको लड़कियां लगातार पैदा हो रही थी गांव में, 3-4 उसको लड़कियां पैदा हो गई थी, तो उसकी जो सासू माँ है, शी वॉज लाइक ब्लेमिंग हर कि तुम अच्छे स्ट्रांग नहीं हो या जो भी हो, कि तुम्हें लड़के पैदा नहीं हो रहे हैं। तो मुझे भी उस समय लगता था कि जो नहीं नहीं, जो जेंडर वाला है कि लड़का पैदा हुआ या लड़की पैदा होगा, ये वुमन पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर बाद में जब मैंने पढ़ा बड़ी क्लास में, तो मैंने ये पाया, मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर वन पेयर ऑफ, एक मिनट बेटा नीचे कर दूं, अरे यार कहाँ गया, हाँ देखो, वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है। अब सेक्स क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेल के लिए, ये 10th में लेकिन हो गया, पढ़ लो, एक्स्ट्रा नॉलेज वो काम आएगा। एक होता है फीमेल के नहीं लिए। सर, ये है शायद 8th में। 9th में नहीं है, 10th में है ये भी। खैर चलो मैं बता नहीं रहा हूँ। सर, 8th में शायद था। 8th में था, लेकिन मैडम ने नहीं पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया था, नहीं नहीं। वो अडोलसेंस वाला चैप्टर छोड़ देते नहीं एज ऑफ अडोलसेंस वाला यस। ऊपरी ऊपरी पढ़ा के, खैर कोई बात नहीं, 10th में पढ़ोगे। सुनो, मेल में एक्स और वाई होता है क्रोमोसोम, सेक्स के लिए, है ना, डिसाइड करने के लिए। फीमेल में होता है एक्स एक्स, ठीक। अब मान लो रिप्रोडक्शन हुआ, अब जब रिप्रोडक्शन होता है तो एक क्रोमोसोम मेल देगा, एक क्रोमोसोम फीमेल देगी, है ना। तो यहाँ देखो ऐसा, ये ऐसा तुम बना लो टेबल, ये मेल का हो गया एक्स एक्स, ये फीमेल का हो गया एक्स वाई। तो कोई भी एक दे सकता है, तो देखो यहाँ पे, देखो जैसे मेल है, ये मेल का है, ठीक है, ये वाला मेल, सॉरी ये मेल का है एक्स वाई, और ये फीमेल का है, तो ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक। देखो मेल ने एक्स दिया, ये वाला एक्स, तो फीमेल ने एक्स दे दिया। फिर मेल ने एक्स दिया तो फीमेल ने फिर ये वाला एक्स दे दिया। फिर मान लो मेल ने वाई दिया तो फीमेल ने ये वाला एक्स दे दिया। फिर मेल ने वाई दिया तो फीमेल ने ये वाला एक्स दे दिया। तो जब रिप्रोडक्शन होता है या जब इंटरकोर्स होता है, तो 4 पॉसिबिलिटी है ना। देखो यहाँ पे अगर एक्स एक्स बन रहा है तो एक्स एक्स क्या दिखा रहा है, फीमेल। फीमेल। और लड़का कब पैदा होगा, जब एक्स वाई पैदा होगा, क्योंकि भाई मेल के पास क्या है, एक्स वाई है ना। अब तुम यहाँ ध्यान से देखो थोड़ा, अच्छा मैं टेबल ऐसा बना दूँ, देखो एक्स 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 वाई, इससे समझ, देखो मेल ने एक एक्स दे दिया और फीमेल ने एक एक्स दे दिया, तो ये पहला एक लड़की पैदा हो गई। फिर मेल ने ये वाला एक्स दे दिया और फीमेल ने, सॉरी ये फीमेल है यार, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ये फीमेल है ये मेल है। मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर चींटी घूम रही है, मेरे को लग रहा है मेरे को काट मिले। हमारे घर में बहुत चींटी हैं, जहाँ देखो वहीं काट लेती हैं। तो फीमेल ने एक्स दे दिया, मेल ने ये एक्स दे दिया। फिर फीमेल ने ये वाला एक्स दिया तो मेल ने फिर से ये वाला एक्स दे दिया। फिर फीमेल ने यहाँ पे एक्स दिया, मेल ने ये वाई दे दिया। फिर फीमेल ने ये वाला एक्स दिया तो मेल ने ये वाला वाई दे दिया। तो देखो 4 पॉसिबिलिटी हैं, 2 पॉसिबिलिटी में लड़की पैदा हो रही है और 2 पॉसिबिलिटी में लड़का पैदा हो रहा है। अब यहाँ तुम ध्यान से देखो, जो फीमेल है वो हमेशा क्या दे रही है, एक्स दे रही है ना। लड़का कब पैदा होगा बताओ, लड़का तब पैदा होगा जब मेल क्या देगा, वाई। वाई देगा। तो अगर कोई फीमेल है और मान लो उसको लड़की पैदा हो रही है और कोई उसको बोल रहा है कि अरे तुम लड़का नहीं पैदा कर पा रही हो, तो ये चीज गलत है। लड़का पैदा होना किस पर डिपेंड करता है, पापा के क्रोमोसोम पे। अगर मेल वाई देगा तभी लड़का पैदा होगा, अगर मेल वाई नहीं देगा तो लड़का पैदा नहीं होगा, है ना। तो मैंने तो ये चीज देखी अपने गांव साइड भी काफी छोटे में, कि मतलब सास लोग अब बोलती रहती है बहू को, क्या लड़की लड़की पैदा करे पड़ी हो, और खूब डांटती थी और उनकी घर में इज्जत नहीं करती थी। लेकिन अगर आपके सामने कभी ऐसा कुछ हो तो बोल देना कि पहले जाके अपने लड़के से कहो कि वाई क्रोमोसोम इकट्ठा करे, है ना। तो लड़का जो पैदा होगा वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि जो मेल है वो क्या दे रहा है। अगर मेल ने एक्स दे दिया, जैसे यहाँ पे एक्स दे दिया मेल ने, तो लड़की पैदा हो जाएगी। और अगर मेल ने वाई दिया तभी जाके लड़का पैदा होगा, क्योंकि फीमेल तो हमेशा एक्स, क्योंकि फीमेल के पास एक्स एक्स है ना, उसके पास वाई थोड़ी है। फीमेल हमेशा एक्स देगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो लड़का पैदा होने की संभावना है वो तभी होगा जब मेल अपना वाई क्रोमोसोम देगा, ठीक। चल ठीक है, छोड़ दें। अब अपन बढ़ते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक। चलो साइटोप्लाज्म इजी है।
साइटोप्लाज्म सबसे पहला क्या है, कलरलेस होता है पहली चीज, और दूसरा क्या है, जेली लाइक फ्लूइड है। और क्या होता है सुन लो, विस्कस होता है। विस्कस मतलब क्या होता है, गाढ़ा। या तो जेली लाइक बोला है तो मतलब जेली लाइक बोलना इतना सही नहीं है, तो साइंटिफिक वर्ड होता है विस्कस। विस्कस मतलब गाढ़ापन। कोई भी चीज गाढ़ी है तो उसको अपन विस्कस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और, साइटोप्लाज्म लिविंग है, ध्यान रखना, नॉन लिविंग नहीं है, साइटोप्लाज्म लिविंग है, ठीक। इतना बच जाएगा। इट इज yes sir. ट्रांसपेरेंट है, फ्लूइड है, हल्क मतलब, अच्छा फ्लूइड भी कैसा है, सेमी फ्लूइड है, पूरा लिक्विड नहीं है, सेमी मतलब आधा फ्लूइड है ना, क्योंकि विस्कस है, गाढ़ापन है, तो सेमी फ्लूइड है। लिविंग है और विस्कस है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें गाढ़ापन प्रेजेंट है, ठीक। अब आगे देखो, ये सारी चीजें तो आपको पता चल गई। अब इसके बाद जो साइटोप्लाज्म है, मेन फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म का, बताओ। I don't know. जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, वो सब कहाँ सस्पेंडेड हैं, वो सब साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट हैं। तो ये सबको एक तरह से शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, इट प्रोवाइड शेल्टर या स्पेस टू ऑल द सेल ऑर्गेनल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, वैक्यूल, सबको ये प्रोवाइड करता है। अच्छा, साइटोप्लाज्म का मेन कंटेंट क्या होता है बेटा, वो होता है Water. ऑलमोस्ट 90% वाटर होता है साइटोप्लाज्म में, और बाकी 10% फिर ग्लूकोज और दूसरी चीजें प्रेजेंट होती हैं। बन जाएगा इतना। अच्छा एक चीज Yes और, sir. एक मिनट रुको, आंखें मेरी जलने लगी। तुमने क्या चश्मा ये कंप्यूटर वाला लिया कि तुमको लगा हुआ है? तो कंप्यूटर वाला। है कहाँ से, लेंस कार्ड से लिया? तो नयन से। लेंस तो कितने का पड़ा यार, नहीं पता? तो 1000. हाँ तो मेरे को भी लेंस कार्ड से उतने का पड़ा था, 1000 का ही पड़ा था। खैर छोड़ो। हाँ, तो मैक्सिमम इसमें देखो क्या होता है, सबसे 90% वाटर हो गया। वाटर के अलावा क्या होता है, विटामिन होते हैं, विटामिन प्रेजेंट हैं, मिनरल प्रेजेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, अरे यार कार्बोहाइड्रेट, ये सब इसके कंटेंट है, ठीक है। और क्या प्रेजेंट है, लिपिड प्रेजेंट है, और प्रोटीन प्रेजेंट है। लिपिड एंड प्रोटीन, ये बाकी मटेरियल होते हैं जो आपके साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड रहते हैं। बन जाएगा। Yes sir. अब सुनो, साइटोप्लाज्म के दो पार्ट होते हैं, एक होता है साइटोसॉल और दूसरा होता है सेल ऑर्गेनल। साइटोसॉल कुछ नहीं है बेटा, साइटोसॉल क्या है, फ्लूइड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म का फ्लूइड पार्ट है उसको अपन साइटोसॉल कहते हैं। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, सॉल मतलब फ्लूइड या लिक्विड। तो जो फ्लूइड पार्ट है साइटोप्लाज्म का, ये पानी, मिनरल, इसको अपन बोलते हैं साइटोसॉल। और सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं पता है? Cell organelle are tiny structures in the cytoplasm that are responsible for performing a particular function. हर सेल ऑर्गेनल का एक अपना फंक्शन होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, वहां पे एनर्जी बनती है। राइबोसोम में प्रोटीन बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में भी प्रोटीन बनते हैं। गोल्जी अपैरेटस चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। तो हर सेल ऑर्गेनल का अपना एक फंक्शन है। लाइजोसोम क्या करता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, लाइजोसोम इज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है। बन जाएगी चीज। Means. अभी लाइजोसोम नहीं पढ़ा तुमने? No sir. लाइजोसोम भी पढ़ोगे, चलो आगे। लाइजोसोम क्या होता है बेटा, कई बार सेल के अंदर मान लो कोई बैक्टीरिया आ गया, अभी बैक्टीरिया आ गया, तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, सेल को डैमेज करेगा। तो अगर मान लो सेल को ये डैमेज कर रहा है, तो सेल को डैमेज करके वो सेल के बाहर निकल जाएगा और फिर बाकी सेल्स को डैमेज करेगा। तो सेल के अंदर एक छोटा सा ऑर्गेनल है जिसका नाम है लाइजोसोम, इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। तो अगर ये बैक्टीरिया बहुत सारा सेल को डैमेज कर रहा है और सेल को मार के फिर दूसरे सेल तक जाने वाला है, तो ये लाइजोसोम में होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या होते हैं,
डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये लाइसोसोम रप्चर हो जाता है या फट जाता है, रप्चर हो जाएगा, और जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है ये पूरे सेल में फैल जाते हैं। तो लाइसोसोम पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर देता है, और पूरा सेल मर जाता है, साथ में बैक्टीरिया भी मर जाता। तो मतलब ये कुर्बानी देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। ये सेल का सुसाइड करवा देता है, उसको खुद से मार देता है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो साइटोप्लाज्म के दो पार्ट हैं, पहला है आपका साइटोसॉल, दूसरा है सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं? छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं जिनको एक डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है। बस मैं आप एग्जांपल दे देना है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेट करता है, अभी पढ़ेंगे अपन आगे। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, लाइसोसोम सुसाइडल बैग है ना। गोल्जी अपैरेटस ट्रांसपोर्ट एंड पैकेजिंग करता है। तो सबका अलग अलग फंक्शन है। ठीक, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अच्छा, और जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं उनके पास भी खुद की सेल मेम्ब्रेन होती है, ताकि उनका मटेरियल हर जगह स्पिल ना हो जाए। ठीक, क्लियर है ये चीज? बन जाएगा। ओके, अब आया नेक्स्ट टॉपिक। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सेल ऑर्गेनल। हाँ, सेल, तो वही देखो, सेल ऑर्गेनल वही है। दे आर माइक्रोस्कोपिक, क्या बोलते हैं, क्या सब्सटेंसेस बोले हैं, जो भी बोले हैं, दे आर टाइनी या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट हैं, और हर एक सेल ऑर्गेनल एक डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है ना। स्ट्रक्चर्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स दैट परफॉर्म अ डेफिनेट फंक्शन। तो उसमें फॉर एग्जांपल आप दे देना, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, लाइसोसोम सुसाइडल बैग है, गोल्जी अपैरेटस ट्रांसपोर्ट एंड पैकेजिंग करता है। अभी अपन उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना रखें बस, है ना? हाँ, मेरे को भी सर्दी है, मेरे को भी 10th को भी एक्चुअली पढ़ाना है। तो आज के लिए अपन इतना पढ़ते हैं। एक बार तुम रिवाइज कर लेना, ठीक है ना? वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तुम रिवाइज कर लेना। जो फिर डाउट हो मेरे से पूछ लेना, डाउट तो पूछ लिया करो, ठीक है, कोई भी। ओके, यस। चलो ठीक है ना, फिर आज के लिए इतना काफी है, कल पढ़ते। ओके, चलो बाय बाय, टेक थैंक केयर, यू। बाय, थैंक यू।